हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है मीटिंग्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर मीटिंग कितने टाइप्स की होती है। वैसे तो मीटिंग काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं। पर यहाँ पर मैं मेन कैटेगरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। बेसिकली देखा जाए ना तो मीटिंग दो तरह की है। एक ऐसी मीटिंग है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा कोई और कंपनी के अंदर नहीं आता, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी ने खुद ने अभी तक मार्केट में पब्लिकली पब्लिश नहीं करी है, पब्लिक के पास में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर वो इंफॉर्मेशन गलती से लीक हो गई मार्केट में तो लोग उस कंपनी के शेयर्स की इतनी ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी शेयर प्राइस हिल जाएगी एकदम से। तो उस मीटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है, किसी और को नहीं बुलाया जाता है। ऐसी मीटिंग्स होती हैं बोर्ड मीटिंग, या फिर कंपनी के अंदर अलग अलग कमिटी बना दी जाती है, जैसे ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, अलग अलग पर्पस के लिए सेपरेट कमिटी बना दी जाती है। उन कमिटी की मीटिंग हो रही है तो उसमें भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर बनकर आते हैं। अरे ये मेरी बात यहां तक समझ में। और एक ऐसी मीटिंग होती है, कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिनके अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो आते ही हैं, बल्कि कंपनी के बाकी के लोग भी आते हैं। कंपनी के बाकी के लोग भी आते हैं। उनमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस नहीं होती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, नोटिस में दी जा चुकी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा कंपनी के मेंबर्स आते हैं, डेटर्स आते हैं, डिवेंचर होल्डर आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, सब लोग आते हैं, ऑडिटर आता है। ऐसी मीटिंग को बोला जाता है जनरल मीटिंग। जिस मीटिंग के अंदर सब लोग आते हैं उसे बोला जाता है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, क्लास मीटिंग होती है। इस क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, या मैं आपसे ये बोलूं कि आपके कोर्स के अंदर जो दिया हुआ है, वो जनरल मीटिंग के बारे में हमें पढ़ना होता है। सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 96 से लेकर एंड सेक्शन 122 तक पढ़ना होता है। हालांकि आपके कोर्स में सेक्शन 96 से लेकर 119 तक ही दिया हुआ है। ये जो बोर्ड मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको फाइनल में पढ़ने को मिलता है। जब आप फाइनल में आ जाते हैं तब आपको बोर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है। जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट अभी हमें इंटर में पढ़ना है। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? तो आपको ये समझ में आ गया, हम मीटिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ना। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 96। इस चैप्टर के सेक्शंस को आपको याद करना चाहिए। याद करना बहुत आसान है, बहुत सीक्वेंस के अंदर है, इसके सेक्शन आराम से याद हो जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए, आपको नाम से कुछ पता चलेगा। एनुअल, एनुअल मतलब ऐसी जनरल मीटिंग जो हर साल करी जाती है, हर साल करी जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे शॉर्ट में हम एजीएम बोलते हैं, वो क्या होती है, कैसी मीटिंग है? ये वो मीटिंग है जो कि हर कंपनी को करनी पड़ती है और हर साल करनी पड़ती है। साल में एक बार होती है ये मीटिंग। साल में एक बार ये मीटिंग होती है। इसे एनुअल जनरल, नाम से पता चला एनुअल। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो एनुअल फंक्शन होता था ना, कि साल में एक बार फंक्शन होता है, ऐसे ही एनुअल जनरल मीटिंग होती है। क्लियर है ये चीज यहां तक? क्यों होती है ये एनुअल जनरल मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग इसलिए होती है कि सपोज करिए आपका फाइनेंशियल ईयर है 2025-26। तो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ था? सर ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2025 को।
और ये एंड कब होगा? ये एंड होगा 31 मार्च 2026 को। तो जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद में एनुअल जनरल मीटिंग करी जाएगी। मतलब 2025-26 के लिए जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करी जाएगी। 2026-27 में 2025-26 की एनुअल जनरल मीटिंग करी जाती है। क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है ना, तो देखिए जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 9 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करी जाती है। फर्स्ट एजीएम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने के अंदर। और फर्स्ट के अलावा बाकी जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं वो 6 महीने के अंदर करी जाती हैं फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो बेसिकली आप बोल सकते हो अगर फर्स्ट एजीएम है तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है आपका मार्च में, अप्रैल से नया शुरू हो रहा है, तो वहां से 9 महीने काउंट करोगे तो दिसंबर तक फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। और बाकी जितनी भी एजीएम है वो 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए। आखिर क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग में कि जो ईयर अभी निकल गया जिसके लिए हम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं उसमें कंपनी ने कैसा काम किया, उसमें कंपनी ने क्या चीजें अचीव करी, क्या चीजें अचीव नहीं करी, उसके बारे में पूरा डिस्कशन। आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो मेंबर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं या जो क्रेडिटर डेटर्स हैं, इनका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, इनका कंपनी के अंदर मॉनेटरी इंटरेस्ट है, वोटिंग का इंटरेस्ट है। लेकिन ये लोग कंपनी में डेली तो नहीं आ सकते। क्या कोई मेंबर, क्या कोई शेयर होल्डर जिसने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कंपनी में डेली आकर पूछ सकता है कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो आपने फर्दर किस प्रोजेक्ट में लगाया और उसके अंदर अभी क्या प्रोग्रेस हो चुकी है? नहीं पूछ सकते ना डेली आकर। एनुअल जनरल मीटिंग एक ऐसी जनरल मीटिंग होती है जो कि साल में एक बार होती है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड हो जाने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होती है। और उसके अंदर कंपनी के सभी लोग आते हैं और वो सभी लोग, एनुअल जनरल मीटिंग उन सभी लोगों के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो हर चीज के बारे में पूछ सकते हैं कि पूरे साल में क्या किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हुआ, ये लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट ज्यादा क्यों नहीं हुआ, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को एक बात समझ में आ गई, हर कंपनी को हर साल कम से कम, मतलब एक एनुअल, कम से कम नहीं, एक एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी है, एक एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी होता है, हर हालत में जरूरी होता है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए कोई कंपनी है और कोई कंपनी ने 5 जनरल मीटिंग करी, 5 जनरल मीटिंग्स करी। उनमें से उसने एक जनरल मीटिंग जो करी, उसमें से उसने एक जनरल मीटिंग जो करी, उसने उसको बोला ये मेरी एनुअल जनरल मीटिंग है। और बाकी के 4 जनरल मीटिंग जो करी उसने उसने बोला ये मेरी नॉर्मल जनरल मीटिंग है। तो वैलिड है, क्योंकि एक साल में कम से कम एक बार, मतलब एक जनरल मीटिंग होना जरूरी है, होनी ही चाहिए हर हालत में। नहीं हो रही है तो ये गलत है और ये लॉ को वायलेट किया जा रहा है। हाँ, अगर कंपनी ने एक एनुअल जनरल मीटिंग कर ली, उसके अलावा कंपनी को और भी जनरल मीटिंग्स करनी है, जरूरत महसूस होती है, तो वो जितनी चाहे उतनी कर ले, एक साल में 1000 जनरल मीटिंग कर ले, उन सब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला जाता है। मैं ये क्यों समझा रहा हूं? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग को आप जनरल मीटिंग नहीं बोल सकते, आपको उसे हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग ही बोलना पड़ेगा। नोटिस में भी एनुअल जनरल मीटिंग ही लिखना पड़ेगा। हाँ, आप जनरल मीटिंग को ईजीएम बोल सकते हो या जीएम बोल सकते हो, सेम बात है, सेम बात है। अगर आपने बोला कि कंपनी ने जनरल मीटिंग करी तो हम समझेंगे आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग और जनरल मीटिंग सेम बात है, एक ही बात है वो। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग सेपरेट बात है। देखिए एक बार ऐसा हुआ था कि एक कंपनी थी,
और उस कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने का सोचा और उस कंपनी ने नोटिस भी दिया, लेकिन नोटिस के अंदर उसने जनरल मीटिंग लिखा, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं लिखा, तो माना जाएगा उसने एनुअल जनरल मीटिंग करी ही नहीं। एनुअल जनरल मीटिंग को सेपरेटली बोलना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग नोटिस में लिखना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग मिनट्स में लिखना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग नॉर्मल जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है उसे आप जनरल मीटिंग बोल दो या ईजीएम बोल दो, जीएम बोल दो, एक ही बात है। एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम को सेपरेटली एजीएम बोलना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है सर बेसिक इंट्रोडक्शन आपने मेरे को एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में समझा दिया। सेक्शन 96 ये बोलता है हर कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करना कंपलसरी है, लेकिन इस बात के दो एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन इस बात के दो एक्सेप्शन होते हैं। पहला एक्सेप्शन होता है 1% कंपनी। 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करनी पड़ती। अब क्वेश्चन आता है कि सर 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि भैया जनरल मीटिंग जो होती है ना, उसमें कंपनी के मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स आते हैं और वो कंपनी के मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 1% कंपनी में तो एक अकेला मेंबर है, वो किसके साथ में डिस्कशन करेगा? मीटिंग में आके खुद से थोड़ी ना बातचीत करेगा। इसलिए 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करनी पड़ती। दूसरा क्या एक्सेप्शन है? दूसरा एक्सेप्शन यह है कि सर हमने बोला हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी है, लेकिन कंपनी जिस ईयर में इनकॉर्पोरेट होती है उस ईयर में उसको एजीएम करना कंपलसरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कंपनी है जिसका नाम है मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी है मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड। वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई अप्रैल, कौन से फाइनेंशियल ईयर में अब इनकॉर्पोरेट हुई है? 2021-22 में। इसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई थी। सपोज करो वो इनकॉर्पोरेट हुई थी मई 2021 में, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा था उस वक्त? 21-22। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बोला था एनुअल जनरल मीटिंग कब करी जाती है? जब सर जब ईयर एंड हो जाता है उसके बाद। तो ईयर एंड कब होगा इसका? ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को। और फिर फर्स्ट एजीएम कितने टाइम के अंदर होगी? सर 9 महीने के अंदर, मतलब 31 दिसंबर 2022 तक फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। तो मुझे बताइए जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ था क्या उसमें हो रही है? नहीं, क्योंकि 31 मार्च 2022 इस वक्त कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 22-23 चल रहा है। मैंने बोला था ना, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए एजीएम होती है वो ईयर एंड हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए एजीएम होती है, क्योंकि एजीएम में डिस्कस होता है जो साल निकल गया, कंप्लीट हो गया, जो साल खत्म हो गया, उसमें कंपनी ने कैसा काम किया उसे इवेल्युएट करना। तो पहले साल खत्म तो होने दो। 21-22 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ना, उसमें कहां कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग करी? इसीलिए तो एक्सेप्शन बोला जाता है, इसीलिए तो एक्सेप्शन बोला जाता है कि सेक्शन 96 बोलता है हर कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी है, बट दो एक्सेप्शन है। पहला 1% कंपनी और दूसरा जिस ईयर में वो इनकॉर्पोरेट हुई है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, आपने बुक के अंदर इसका पूरा लॉजिक भी यहां पर लिखा हुआ है। अब चलेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन आता है कि सर एनुअल जनरल मीटिंग कितने टाइम के अंदर करनी पड़ती है? मैंने आपको बता दिया टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड तो मैंने बता ही दिया ना, टाइम पीरियड ऑफ एजीएम। अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है तो कितने टाइम के अंदर करनी पड़ेगी? विद इन 9 मंथ्स, 9 महीने के अंदर। और 9 महीने कब से? याद रखिएगा क्या लिख के आना है आपको आंसर कॉपी में, वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। आप लिखोगे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर मैं अदर एजीएम्स अदर देन फर्स्ट एजीएम, जिनको हम सब्सीक्वेंट एजीएम बोलेंगे, सब्सीक्वेंट का मतलब होता है कंपनी की जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग है उसके अलावा बाकी आगे आने वाली जितनी भी जनरल मीटिंग है वो कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए?
विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसके 6 महीने के अंदर। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने तक का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता, कम का हो सकता है। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स का हो सकता है, 15 मंथ से ज्यादा का नहीं हो सकता, 15 मंथ से कम का हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बच्चों, बुक के अंदर हर चीज का एग्जाम्पल, एक एक पूरी बुक के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एक चीज का एग्जाम्पल और स्टोरीज हैं। क्लियर है? ये जरूरी इसलिए पड़ जाता है, अदरवाइज तो क्या है, लॉ को तो आप डायरेक्टली मॉड्यूल से उठाकर भी पढ़ लेते, बट रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके लिए ये एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। सब मैंने आपको बोला कि मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड 21-22 फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई, बड़े ध्यान से ही क्वेश्चन को समझिएगा। तो उसको अपनी फर्स्ट एजीएम कितने टाइम के अंदर कर लेनी चाहिए? सर जब उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022, उसके 9 मंथ के अंदर अंदर, मतलब उसे 31 दिसंबर 2022 तक अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी चाहिए, और एक्चुअली में उसने मई 2022 में कर ली। तो आप क्या बोलोगे, सही करी कि गलत करी? सर सही करी। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2022, यहां से 9 महीने में फर्स्ट एजीएम कर लेनी चाहिए, मतलब 31 दिसंबर तक कर लेनी चाहिए, तो उसने तो मई में कर ली, सही कर ली, गलत क्या है इसमें? अच्छा, उसका सेकंड फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? सेकंड फाइनेंशियल ईयर, भाई फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ, तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 को शुरू हो गया ना। 1 अप्रैल 2022 को उसका सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। कब तक चलेगा? मार्च 2023 तक चलेगा। तो सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए? सर एंड, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके 6 महीने के अंदर। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को, 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर 2023। मतलब इसके बीच में एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। उसने एनुअल जनरल मीटिंग कर ली 25 सितंबर 2023। अब आपको बताना है ये जो सेकंड एजीएम हुई है, ये सही हुई है कि गलत हुई है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आप बोलोगे सर ये वाली जो जनरल मीटिंग हुई है सेकंड वाली, ये गलत है। सर गलत क्यों है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने में मीटिंग हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर तक उसे अपनी सेकंड मीटिंग कर लेनी चाहिए एजीएम। उसने तो 25 सितंबर को कर ली, तो गलत क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बोला था दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने का हो सकता है। फर्स्ट एजीएम कब हुई थी? मई में, मई 2022। सेकंड एजीएम कब हो रही है? सेकंड एजीएम कब हो रही है? सितंबर 2023। 15 महीने से ज्यादा का हो गया, क्योंकि 15 महीने कहाँ कंप्लीट हो रहे थे? अगस्त 2023 में। तो ये तो 16 महीने का गैप हो गया दो। तो जब आप सेकंड एजीएम या फर्दर जितनी भी एजीएम्स देखते हैं अदर देन फर्स्ट एजीएम, बाकी जितनी भी एजीएम देखोगे उसमें दो चीज देखोगे। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर हो रही है वो एनुअल जनरल मीटिंग, और दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने का है, इससे ज्यादा का नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे यहां तक की कहानी समझ में आ गई पूरी तरीके से, अब अपन चलते हैं, अब अपन चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, अब एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एयरटेल कंपनी है। एयरटेल कंपनी को अपनी सेकंड या थर्ड या कोई सी भी एजीएम करनी थी अदर देन फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम के अलावा एयरटेल कंपनी को अपनी कोई एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी थी। कितने टाइम में होनी चाहिए? 6 महीने में। लेकिन 6 महीने एक्सपायर हो गए और वो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं कर पाई, तो गलत है, ये तो गलत है। मैंने आपको बोला हर कंपनी को अदर देन फर्स्ट एजीएम
अपनी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर कर लेनी चाहिए। एयरटेल ने नहीं करी, लेकिन एयरटेल बोला मेरे पास में सेटिस्फैक्टरी रीजन है। अगर मैंने 6 महीने के अंदर अंदर अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करी तो इसकी वजह है, कारण है, रीजन है, और सेटिस्फैक्टरी रीजन है। और वो सेटिस्फैक्टरी रीजन क्या है कि मेरे जो अकाउंट्स है, एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे जो अकाउंट्स है वो अथॉरिटी ने सीज किए हुए। लेट सपोज कभी कभी अथॉरिटी को डाउट होता है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को सीज कर ले जाते। कहने का मतलब है कि कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करी, 6 महीने का टाइम एक्सपायर हो गया, 6 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए, एयरटेल कंपनी नहीं कर पाई, और उसके पास सेटिस्फैक्टरी रीजन है, वैलिड रीजन है, तो एयरटेल कंपनी जाएगी आरओसी के पास। किसके पास में जाएगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में जाएगी, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से बोलेगी कि 6 मंथ्स का टाइम एक्सपायर हो गया, मैं एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर पाई, लेकिन मेरे पास में वैलिड सेटिस्फैक्टरी रीजन है, इसलिए मुझे एक्सटेंशन दीजिए कि मैं एनुअल जनरल मीटिंग कर सकूं। आरओसी उसके रीजन को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, और अगर आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ऐसा लगेगा कि हाँ ये कंपनी सच बोल रही है और सच में ये वैलिड रीजन की वजह से एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं कर पाई, तो आरओसी उसे एक्सटेंशन दे देगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलेगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन 3 महीने तक का मिल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। मैं 3 महीने तक का मिल सकता है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए क्या एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है? मिल सकता है। कौन देगा? आरओसी देगा। कब देगा? जब कंपनी अप्लाई करेगी। किस बेसिस पे देगा? सेटिस्फैक्टरी रीजन के बेसिस पे देगा। लेकिन याद रखिएगा, पहले कितना टाइम था कंपनी के पास एजीएम होल्ड करने के लिए? सर पहले 6 महीने थे, और अब एक्स्ट्रा टाइम कितना मिल गया? सर अब 3 महीने मिल गए। टोटल कितना टाइम हो गया बाबू? अब हो गया 9 महीने। इससे ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। एक्सटेंशन सिर्फ, एक्सटेंशन किसी भी एजीएम के लिए आप ले सकते हो, फर्स्ट एजीएम के लिए कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में ऑलरेडी आपको 9 महीने दिए जाते हैं। बिना एक्सटेंशन के डायरेक्टली आपको 9 महीने दिए जाते हैं। तो एक्सटेंशन एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं मिलता है। ये लिखा हुआ है यहां पर क्लियरली। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गई बात, अब हम चलेंगे आगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एनुअल जनरल मीटिंग कौन से टाइम पर होल्ड करनी चाहिए, कौन से प्लेस पर होल्ड करनी चाहिए, कौन से दिन होल्ड करनी चाहिए? बड़े ध्यान से समझेगा। एनुअल जनरल मीटिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में होल्ड करी जाती है। इंडियन कंपनी के बिजनेस आवर्स कौन से कौन तक रहते हैं? 9 बजे से 6 बजे तक। इस बीच में एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड की जाएगी। लेकिन सर सपोज करो अगर किसी कंपनी ने अपनी एजीएम बुलाई, एजीएम स्टार्ट तो हुई 10 बजे, मतलब बिजनेस आवर्स में, लेकिन वो चलते 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 7 बजे तक चल गई, जबकि बिजनेस आवर्स 6 बजे खत्म हो गए थे। कोई दिक्कत नहीं, वो अलाउड है। ऐसा मत करना एनुअल जनरल मीटिंग स्टार्ट ही बिजनेस आवर्स के दौरान नहीं करो, स्टार्ट बिजनेस आवर्स में करो, स्टार्ट वर्किंग आवर्स में करो। हाँ, मीटिंग चलते चलते वर्किंग आवर्स को क्रॉस कर जाती है तो दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा, एनुअल तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि एजीएम है, उसका सर टाइम क्या होगा? तो टाइम होगा 9 to 6, बाकी वो क्रॉस कर सकता है। सर दिन कौन सा होगा? एनी डे, किसी भी दिन एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है, संडे को भी हो सकती है, पब्लिक हॉलीडे को भी हो सकती है, पब्लिक हॉलीडे को भी हो सकती है, लेकिन नेशनल हॉलीडे पर नहीं हो सकती। लेकिन नेशनल हॉलीडे पर नहीं हो सकती। सर नेशनल हॉलीडे कौन सा है? 15 अगस्त है और 26 जनवरी है। इन पर नहीं हो सकती, बाकी किसी भी दिन हो सकती। स्टूडेंट बोला सर मेरे को समझ में आ गया। तो यहां पर आपने टाइम बताया, दूसरे पॉइंट में आपने प्लेस बताया। तीसरा, सर मुझे यह बताइए कि कौन से प्लेस पर हो सकती है? एट रजिस्टर्ड ऑफिस। जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर एजीएम होगी।
लेकिन सर एक बार ऐसा हुआ था लेकिन सर एक बार ऐसा हुआ था कि जो रिलायंस कंपनी है, ये देखो इसकी पिक्चर भी है ओरिजिनल। रिलायंस कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रिलायंस कंपनी के इतने मेंबर्स आए, इतने मेंबर्स आए, इतने मेंबर्स आए कि उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो छोटा पड़ गया और लोग वहां पर समा नहीं पा रहे थे, आ नहीं पा रहे थे। तो रिलायंस कंपनी ने क्या किया, जिस सिटी के अंदर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, मुंबई, उसी सिटी, सेम सिटी के अंदर एक दूसरा प्लेस, वहां पर जो क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड है, उसमें अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करी थी। तो अगर कोई आपसे पूछे प्लेस क्या होगा, वैसे तो एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए, लेकिन कुछ वजह है तो आप सेम सिटी के अंदर कर सकते हो, एनी अदर प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, बट सेम सिटी, सिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन ये वाला प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता। सॉरी सॉरी, ये वाला प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता। सेक्शन 8 गलत बोल गया मैं, गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगता। मतलब गवर्नमेंट कंपनी सिटी के अलावा किसी दूसरी सिटी में भी कर सकती है। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि टाइम क्या है, दिन किसी भी दे, लेकिन नेशनल हॉलिडे पे नहीं करोगे। प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी होनी चाहिए। यह प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने सेक्शन 96 पढ़ा, जिसमें हमने एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बात करी। अभी खत्म नहीं हुआ है, एनुअल जनरल मीटिंग चल रहा है, लेकिन अब मैं आपसे नेक्स्ट बात कर रहा हूं। देखिए मैं आपको ना एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सेक्शन 118 में। जब हम सेक्शन 118 पर आ जाएंगे ना, 118 पर आ जाएंगे, उस वक्त मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, और उस टॉपिक का नाम होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। बहुत सारे बच्चे इसको माइन्यूट्स भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया जॉब कर रहे हो तो माइन्यूट्स बोलना ठीक है। इंडिया में जॉब कर रहे हो तो आप इसे मिनट्स बोल सकते हो, उसमें कुछ ऐसी बेइज्जती फील नहीं होती है। मैंने ट्राई किया था कंपनी में बोलना, कोई बेइज्जती इंसल्ट नहीं करता है आपकी। और माइन्यूट्स बोलने से पैकेज भी अच्छा नहीं मिल रहा था, मिनट से काम चल जाता है। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 118 के अंदर, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स का मतलब क्या होता है? मिनट्स का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग, रिटन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग। सेक्शन 118 यह बोलता है कि कोई भी कंपनी कोई भी मीटिंग करती है, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, चाहे क्लास मीटिंग, चाहे बोर्ड मीटिंग, चाहे कमिटी की मीटिंग, कोई भी कंपनी कोई भी मीटिंग करती है, हर मीटिंग की मिनट्स बनना जरूरी होता है। हर मीटिंग की मिनट्स को बनाना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। क्लियर ये चीज? जिसके अंदर मीटिंग में क्या क्या हुआ था वो सब बातें मिनट्स में, राइटिंग में, रिटन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग, वो हम सेक्शन 118 में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को सेक्शन 121 पढ़ा रहा हूं, और वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि मिनट्स तो हर कोई बनाता है, मिनट्स तो हर कोई बनाता है, उसे गोली मारो। लेकिन सेक्शन 121 ये बोलता है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसे अपनी मिनट्स बनानी है सेक्शन 118 में, वो अलग बात है। उसे मीटिंग की रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। और वो रिपोर्ट बनाकर उसे किस किस को फाइल करनी है? एक तो फाइल करनी है आरओसी के पास। मतलब आरओसी के पास मीटिंग की, एनुअल जनरल मीटिंग की मिनट्स भी जा रही हैं और एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट भी जा रही है। रिपोर्ट और मिनट्स में क्या फर्क है बताऊंगा अभी। सेक्शन 121 ये बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ
लिस्टेड कंपनीज को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट बनानी होती है, और जिस दिन मीटिंग कंक्लूड हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को देनी होती है। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। मतलब जब मीटिंग खत्म हुई उसके 24 घंटे में कंपनी जिस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है उसको रिपोर्ट देगी, और 30 दिन में आरओसी को रिपोर्ट देगी, और आरओसी को जब रिपोर्ट देगी तो एमजीटी 15 के अंदर देगी। सर आखिर मिनट्स में और रिपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है? देखो मिनट्स जो है ना, वो पूरी मीटिंग को समराइज्ड फॉर्म में कंक्लूड करती है, समराइज्ड फॉर्म में, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है उसमें। इवन मानकर चलो कि मीटिंग के अंदर कोई मैटर प्रपोज हुआ कि इस मैटर के ऊपर वोट देना है, कुछ लोगों ने फेवर में बोला, कुछ लोगों ने अगेंस्ट में बोला, पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला सबने, फिर उसके बाद वोट दी। तो ज्यादातर मिनट्स के अंदर क्या होता है, जिन लोगों ने फेवर में बोला उनका लिख दिया, या जिन्होंने अगेंस्ट में उनका थोड़ा बहुत लिख दिया, और मेन कंक्लूजन लिखा कि मैटर पास हुआ कि नहीं हुआ, रेजोल्यूशन बना कि नहीं बना। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो रिपोर्ट होती है ना, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के अंदर सभी बातें बहुत ज्यादा डिटेल्ड में आती हैं, एक एक चीज, मतलब पूरा कच्चा चिट्ठा आ जाता है मीटिंग का। तो हमारा सेक्शन 121 क्या बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग की, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड को सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग की मिनट्स के अलावा रिपोर्ट बनाना है, 30 दिन के अंदर आरओसी के पास में फाइल करना है, एमजीटी 15 में करना है। अगर नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर। कितनी पेनल्टी? कम से कम 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। और 1 लाख रुपए की पेनल्टी कंपनी पे लग गई, और अभी भी उसने रिपोर्ट फाइल नहीं करी, मतलब ऑफेंस कंटिन्यू डेली चल रहा है, तो डेली के 500 रुपए, मैक्सिमम 5 लाख तक। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट में 25,000, डेली के मैक्सिमम 500 रुपए, और मैक्सिमम 1 लाख तक। क्लियर है ये चीज यहां तक? सर इस रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा? सब कुछ डिटेल्ड में होगा, किस दिन किस डेट पे कितने घंटे के लिए कौन से प्लेस पे एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, क्या एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ था नहीं हुआ था, वो जो मैटर्स है ना, वो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ये सब आपको आगे समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहाँ तक की बात 100% तरीके से समझ में आ गई, मेरे को ये समझ में आ गया कि जो रिपोर्ट है एनुअल जनरल मीटिंग की, वो आरओसी को तो 30 दिन में देनी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को 24 घंटे के अंदर देनी होती है। सर ये जो रिपोर्ट है इसको साइन कौन करेगा? मीटिंग का चेयरपर्सन। उस मीटिंग का जो चेयरपर्सन होगा वो साइन करेगा। सर अगर चेयरपर्सन प्रेजेंट नहीं है, आउट ऑफ इंडिया गया है, कुछ वजह है, तो कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे। अगर उनमें से एक मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आप ये बोल रहे हो सर ये जो रिपोर्ट बनाई जा रही है इसको कंपनी का चेयरपर्सन साइन करेगा? हाँ हाँ हाँ। और सर फिर आप ये बोल रहे हो कि अगर चेयरपर्सन मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, या मतलब चेयरपर्सन प्रेजेंट नहीं है, उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे। ठीक है सर, मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। लेकिन सर सपोज करो 2 डायरेक्टर भी कंपनी में प्रेजेंट नहीं है, तो एक डायरेक्टर साइन कर देगा और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा, काम चल जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा प्यारे बच्चे, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। अब हम आ गए हैं सेक्शन 97 के ऊपर। अब ये सेक्शन 97 आखिर क्या बोलता है, इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल। देखो ये है बाबू एंड शोना। कौन है? ये है भैया बाबू एंड शोना। इनकी एक कंपनी है, और इनकी कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करी। करनी चाहिए थी, लॉ तो बोलता है सेक्शन 96 की एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी चाहिए, पर इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करी। इनके एक दोस्त हैं पप्पी भाई। कौन है? पप्पी भाई। पप्पी भाई की भी खुद की कंपनी है, उन्हें लॉ के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज है। तो बाबू शोना को ये लगा कि यार हमारी एक कंपनी है,
उसमें एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए थी, हमने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करी, हमने गलत किया, लॉ को वायलेट किया, ब्रीच किया। अब क्या होगा? तो वो दोनों गए पप्पी भाई के पास में और पप्पी भाई से बोले, पप्पी भाई लफड़ा हो गया है, टेंशन हो गई। बोला क्या हुआ बेटा? बोला पप्पी भाई हमने एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करी और जो टाइम था 6 महीने वाला टाइम वो खत्म हो गया और हमारे पास कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन भी नहीं है कि हम एक्सटेंशन ले लें और हम एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं कर पाए। अब क्या होगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो पप्पी भाई ने क्या बोला? पप्पी भाई ने बोला अगर तुम एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं कर पाए और तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो गया तो सेक्शन 97 के अंदर अब एनसीएलटी तुमको एक नोटिस देगा और नोटिस में तुमसे जवाब मांगेगा कि आखिर तुमने क्यों एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करी, क्यों, ऐसा क्या इंटेंशन था कि तुमने एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड नहीं करा? क्या तुम्हें फ्रॉड करना था? क्या तुम्हारे मन में कोई फ्रॉड करने की बात थी? पहले एक तो उसका जवाब मांगेगा तुमसे और दूसरा तुमको उससे ऑर्डर भी देगा। मतलब जो नोटिस आएगा एनसीएलटी का, एक तो एनसीएलटी तुमसे जवाब मांगेगा कि मुझे जवाब दो आखिर एजीएम क्यों नहीं करी, और ऑर्डर देगा चाहे से टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, चाहे से 6 महीने का टाइम खत्म हो गया, फिर भी मैं एनसीएलटी तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि अब एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करो, क्यों नहीं करो, करो, मैं ऑर्डर देता हूं, करनी पड़ेगी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड। तो बाबू सोना बोले, बोला अच्छा, हमने एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करी, टाइम खत्म हो गया, तो सेक्शन 97 के अंदर अब एनसीएलटी हमको एप्लीकेशन नोटिस देगा और नोटिस में एक तो हमसे रीजन पूछेगा हमने एजीएम क्यों नहीं करी और दूसरा हमको ऑर्डर देगा कि चाहे से टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग करो। तो बाबू सोना ना एजीएम करना नहीं चाहते, इनके मन में एनुअल जनरल मीटिंग करने का है ही नहीं। तो इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने पप्पी भाई से बोला, बोला पप्पी भाई सोचो, अगर एनसीएलटी का हमारे पास में ऑर्डर आया कि एनुअल जनरल मीटिंग करो और हमने एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस मेंबर्स को दिया और सपोज करो उतने मेंबर्स नहीं आए कि quorum बन जाए। बच्चों हम लोग ना एक सेक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको quorum के बारे में बताऊंगा। quorum का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, कि इतने लोग तो होने चाहिए तो ही मीटिंग स्टार्ट होगी। एक लिमिट होती है कि इतने लोग होंगे ना तो ही मीटिंग शुरू होगी, अगर उससे कम लोग आएंगे तो मीटिंग शुरू ही नहीं करी जाएगी, क्योंकि quorum प्रेजेंट नहीं है। quorum का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मीटिंग को शुरू करने के लिए इतने लोग होने चाहिए वरना मीटिंग शुरू ही नहीं होगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? बाबू सोना ये बोले, बोला सपोज करो हम मेंबर्स को, क्योंकि एनसीएलटी जबरदस्ती ऑर्डर दे रहा है एजीएम करो, हम मेंबर्स को नोटिस दे दें एजीएम का, पर उसमें quorum प्रेजेंट नहीं हो, कम लोग आए, तो हम एनसीएलटी से बोल देंगे आपने ऑर्डर दिया, आपके ऑर्डर का मान रख के, सम्मान रख के हमने एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा, लेकिन लोग आए ही नहीं, quorum ही प्रेजेंट नहीं हुई। पप्पी भाई बोले, बोला सुनो एनसीएलटी ना पापा है आपके, एनसीएलटी को ये सब बातें पता है कि तुमको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी नहीं है, तुम फ्रॉड करना चाह रहे हो, इसीलिए एनसीएलटी ना पहले से अपने ऑर्डर में ये लिख देता है कि चाहे से एक पर्सन आए तो भी उसको quorum मान के मीटिंग करना, क्योंकि तुमने एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करी, जरूर तुम फ्रॉड करना चाहते हो। मैं अब तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करो, चाहे से टाइम पीरियड खत्म हो गया, चाहे से quorum प्रेजेंट नहीं है, चाहे से एक अकेला सिंगल बंदा आए, सिंगल मेंबर आए मीटिंग में, तो भी तुम्हें एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। चाहे से एक अकेला बंदा ओरिजिनल मेंबर नहीं आए, वो भी अपने ब्याह पे किसी प्रॉक्सी को भेज दे, अपने ब्याह पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे, खुद नहीं आए ओरिजिनल मेंबर, तो भी तुम्हें एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब एनसीएलटी बोल रहा है एजीएम करनी पड़ेगी। बाबू सोना बोले, बोले सब बात मेरे को समझ में आ गई, मेरे को समझ में आ गया, अगर सेक्शन 96 के अंदर एजीएम नहीं करी तो 97 में एनसीएलटी का ऑर्डर आता है, एक तो वो रीजन पूछता है, दूसरा वो ऑर्डर देता है
ऑर्डर में बोलता है एक ही पर्सन आए तो भी एनुअल जनरल मीटिंग करो, एक पर्सन खुद नहीं आए चाहे अपने प्रॉक्सी को रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे तो भी एजीएम करो। बाबू सोना ने एक लास्ट बात पूछी पप्पी भाई से, बोला पप्पी भाई मेरे को एक बात बताओ, एनसीएलटी कब देता है ये नोटिस? बोला एनसीएलटी सेक्शन 97 के अंदर जो नोटिस देता है वो इसलिए देता है क्योंकि तुमने एजीएम होल्ड नहीं करी 96 में, और सिर्फ तब देगा जब एनसीएलटी के पास में किसी मेंबर ने एप्लीकेशन लगाई थी। मेंबर ने एनसीएलटी से बोला था कि फलानी कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करी, तो एनसीएलटी नोटिस देता है, अदरवाइज नहीं देता है। हाँ, ये वाला जो नोटिस एनसीएलटी दे रहा है ये कौन से सेक्शन में दे रहा है? 97। आपके कोर्स में यही है, आपके कोर्स में यही है। हालांकि लॉ के अंदर एक सेक्शन 98 भी है, उसमें भी एनसीएलटी नोटिस देता है, लेकिन वो कब देता है? अगर कंपनीज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं करी तो देता है। वो आपके कोर्स का पार्ट है नहीं, पर मैं बता रहा हूं। उस केस में एनसीएलटी, अगर खुद को एनसीएलटी को लगे स्यू मोटो तो खुद भी नोटिस दे देता है, या मेंबर्स ने एप्लीकेशन लगाई तो भी दे देता है। लेकिन 97 वाला जो नोटिस है जो आपके कोर्स का पार्ट है, उसमें याद रखिएगा एनसीएलटी क्यों नोटिस दे रहा है 97 में? क्योंकि सेक्शन 96 में एजीएम नहीं हुई इसलिए। 98 वाला नोटिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। 97 में जो ये नोटिस दे रहा है एनसीएलटी, ये तब देगा जब मेंबर्स ने एनसीएलटी के पास में अप्लाई किया, अदरवाइज नहीं देगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आ गई, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से। एक सेक्शन 99 और आता है जो कि पनिशमेंट के बारे में बताता है कि 96 से 98 तक के प्रोविजन जो हमने पढ़े अगर वो फुलफिल नहीं किए तो पेनल्टी लगती है। वो इतना कुछ खास बात है। यहां तक की बात आपको समझ में आई? तो अभी तक प्यारे बच्चों हम लोगों ने एनुअल जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया, एनुअल जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ये मेरी गारंटी है। अब हम आगे चलेंगे प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के ऊपर। आखिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है? देखिए मेरी बात को समझिएगा। बहुत बार क्या होता है बच्चे, कंपनी के अंदर ऐसे कुछ केसेस आ जाते हैं, कुछ जरूरत आ जाती है, जैसे कंपनी को आज अपना नाम चेंज करना है, जैसे कंपनी को अपने शेयर्स बायबैक करने हैं। कंपनी में ना काफी सारे काम, काफी सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसके लिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल दे दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला ठीक है आप कंपनी अपना नाम चेंज कर ले, तो भी वो फाइनल अप्रूवल नहीं होती है, मेंबर्स की अप्रूवल लेना जरूरी होती है। काफी सारे काम कंपनी लॉ में ऐसे हैं, और हम लोग पढ़ेंगे जब आप ये कोर्स को पूरा पढ़ते रहोगे लॉ को, तो आपको समझ में आएगा हाँ ऐसे काफी सारे काम हैं। जैसे हमने ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए में देखा, आपको नेम चेंज करना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, एओए चेंज करना है, जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। यही बात मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल लेना जरूरी है। मेंबर्स की अप्रूवल कहाँ मिलेगी? जनरल मीटिंग में मिलेगी। अब क्या होता है, अब कंपनी सोचती है, सपोज करो एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी के पास में कोई ट्रांजैक्शन है जो कि वो करना चाहती है, जिसके लिए उसे मेंबर्स की अप्रूवल लेना जरूरी है। वो बोल रही है मेरे को मेंबर्स की अप्रूवल लेना जरूरी है। अब उसके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन पहला कि वो एनुअल जनरल मीटिंग का इंतजार करे, अगर उसे ऐसा लगे कि यार ये ट्रांजैक्शन अर्जेंट नहीं है, और जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब मैं मेंबर्स के सामने इस प्रपोजल पे वोट करा लूं। लेकिन कंपनी बोलती है, अगर बोलती है कि यार ये ट्रांजैक्शन पे तो मेरे को अभी अप्रूवल लेने का है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं एनुअल जनरल मीटिंग का इंतजार करूं, तो फिर उसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लेती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जैसे हम शॉर्ट में ईजीएम बोलते हैं,
या आप उसे सिर्फ जनरल मीटिंग बोल सकते हो, शॉर्ट में जीएम, जनरल मीटिंग, सेम, दोनों बात सेम। तो आप ये बोल सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जितनी भी जनरल मीटिंग्स होती हैं वो सभी के सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जितनी भी जनरल मीटिंग्स होती हैं सभी की सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो अगर कंपनी में कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन आ गया जिसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल लेनी चाहिए और कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने का इंतजार नहीं कर सकती तो उसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर लेती है और उसमें मेंबर्स की अप्रूवल ले लेती है। सेक्शन 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे सपोज करो रिलायंस कंपनी है, उसने अपनी एक एजीएम करी अगस्त 2021 में और दूसरी एजीएम जो कर रही है वो जुलाई 2022 में कर रही है। इस बीच में उसे काफी सारी जनरल मीटिंग होल्ड करने की जरूरत पड़ी तो उन सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला जाएगा या जनरल मीटिंग बोला जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन बुला सकता है? भाई एक तो कंपनी का बोर्ड बुला सकता है, कंपनी को जरूरत महसूस हो सकती है ना, मैंने अभी आपको बोला। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नोटिस दे देंगे मेंबर्स को कि आओ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, हमारे साथ में बैठो। ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी, एक तो कौन बुला सकता है, कंपनी बुला सकती है, कंपनी के डायरेक्टर्स बुला सकते हैं। अच्छा सर क्या ऐसा हो सकता है कि मेंबर्स कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि आप जो मैटर है, जिस मैटर को आप अभी डिस्कस करना चाहते हो, आप प्लीज हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, मैटर को हमारे सामने प्रेजेंट करो, हम उसके ऊपर वोट देंगे। हाँ ऐसा हो सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंपनी खुद बुला सकती है जब कंपनी को मेंबर्स की अप्रूवल लेनी हो, किसी भी ट्रांजैक्शन में उन्हें जरूरत महसूस हो तो वो खुद बुला सकते हैं। या फिर मेंबर्स भी कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए इस बात। सपोज कीजिए ये सब कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं। तो देखो ये मेंबर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, बोलो सुनो, सुनो मामू लोग, कंपनी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुपचाप बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो मैटर इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि वो मैटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सभी मेंबर्स के सामने डिस्कस हो, चुपचाप नहीं कर ले कंपनी। तो उसके लिए हम लोग अब कंपनी को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम कंपनी को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि जनरल मीटिंग कॉल करो। इसमें एक बंदा उठ के बोला मैं नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा कंपनी के पास में अप्लाई। तो उसने क्या बोला, दूसरे बंदे ने बोला मत कर, क्योंकि ना लॉ के अंदर सेक्शन 100 के अंदर एक लिमिट लिखी है। आज सपोज करो एक अकेला मेंबर कंपनी से जाकर बोले या कंपनी को नोटिस देकर बोले कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड कर लो, कंपनी बोलेगी तुम अकेले आए हो, नहीं चलेगा। तो कितने लोग बोले? अगर कंपनी के पास में शेयर कैपिटल है तो कम से कम उतने लोग जिनके पास में शेयर कैपिटल का 10% जिन्होंने होल्ड किया है, चाहे से वो अकेला आदमी है। अगर मैं किसी कंपनी का मेंबर हूं, मैंने अकेले ने कंपनी के 10% शेयर कैपिटल, 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड किया है एटलीस्ट, और मैं अकेला अप्लाई करूं, वैलिड है। नंबर ऑफ पर्सन कितने कोई मतलब नहीं है, जितने भी लोग हैं उन्होंने कम से कम 10% ऑफ शेयर कैपिटल, और कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग राइट होल्ड किया। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी 100% तरीके से समझ में आ गई, सर यहां तक मेरे को 1% की भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मेरे को सर सब कुछ समझ में आता है। एक बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो मेंबर्स हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेंबर्स खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए। उन तो जो रिक्वेस्ट करते हैं उसे रिक्विजिशन बोला जाता है। रिक्विजिशन शब्द का मतलब होता है डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना। और जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है?
जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है रिक्विजनिस्ट। रिक्विजनिस्ट क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है रिक्विजनिस्ट। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक 100% तरीके से समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने, अभी ये चल रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वाला चल रहा है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। अगर मेंबर्स मतलब रिक्विजनिस्ट कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं राइटिंग में नोटिस देकर कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड कर लो, तो उसके बाद का क्या सिनेरियो रहता है अब हम वो समझेंगे। उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अभी तो सेक्शन 100 पढ़ रहे हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग खत्म नहीं हुआ, अभी और पढ़ाऊंगा। पर मैं पहले एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, छोटी सी चीज, तभी जाकर वो नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। मैं ना आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 101। मैं उसमें पढ़ाऊंगा कि आप एक बात बताइए, अगर कोई कंपनी चाहे से एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड कर रही है, चाहे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करी, कोई सी भी मीटिंग होल्ड कर रही है, मेंबर्स को कैसे पता लगता है कि कंपनी कौन से दिन, कौन सी जगह पर, कितने बजे मीटिंग होल्ड करने वाली है? चाहे एनुअल जनरल मीटिंग चाहे एक्स्ट्रा, कैसे पता लगेगा मेंबर्स को? सर कंपनी नोटिस देती है, कंपनी नोटिस देती है, नोटिस के अंदर सब कुछ लिखा रहता है। नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? एट लीस्ट क्लियर 21 days बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग। जिस दिन मीटिंग हो रही है उसके कम से कम 21 दिन पहले मेंबर्स के पास में नोटिस। उसके कितने दिन पहले? मिनिमम 21 days पहले मेंबर्स के पास में कंपनी के थ्रू नोटिस चला जाना चाहिए। आपको पता है, आप अगर एग्जाम में ये लिख कर आ जाओगे ना 21 days बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग, गलत हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट क्लियर लिखना जरूरी होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम खुद कंपनी में काम किया करते थे ना, तो हमसे हमारे बॉस बोलते थे, बोले देखो मोहित, 21 दिन पहले मेंबर्स के पास में नोटिस डिस्पैच होना चाहिए। बोले एक्चुअली में पता है क्या होता है, 2 दिन तो कुरियर वाला लगा लेता है देने में। मतलब 2 दिन तो हम कंपनी कुरियर वाले को देने में लगा देती है कि आप नोटिस भेज देना, और 2 दिन लगा देता है कुरियर वाला उनके पास में डिलीवर करने में। तो एक्चुअली में 25 दिन का टाइम हो जाता है। इसीलिए ना लॉ में लिखा हुआ है कि चाहे तुम 4 महीने पहले नोटिस भेजो, चाहे से कितने भी पहले, एटलीस्ट क्लियर 21 days बिफोर नोटिस यहां से डिस्पैच हो जाना चाहिए। एटलीस्ट क्लियर 21 days बिफोर। ये मैं आपको सेक्शन 101 में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। अब एक बंदे ने बोला, आपस में मेंबर्स बात कर रहे हैं, उसने बोला बोला सपोज करो, बोला चाचा अगर हमने नोटिस दे दिया, हमने रिक्विजिशन लगा दी कंपनी के पास में कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करो, तो आगे का क्या प्रोसेस है? बोला जिस दिन हमने कंपनी को ये रिक्वेस्ट लेटर दिया ना, उसके 21 दिन के अंदर अंदर कंपनी को मीटिंग होल्ड करने का प्रोसीजर शुरू कर देना चाहिए। मेरी लाइन को दोबारा पढ़िए, सुनिएगा। जिस दिन रिक्विजिनिस्ट ने कंपनी के पास में रिक्विजिशन लगाई, जिस दिन रिक्विजिनिस्ट ने कंपनी के पास में एप्लीकेशन लगाई, उसके 21 days के अंदर अंदर, उसके 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग होल्ड करने का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। इस बंदे ने पूछा, बोला सपोज करो 21 दिन निकल गए, इस दिन हमने रिक्वेस्ट लगाई, यहां से 21 दिन निकल गए, लेकिन कंपनी ने मीटिंग होल्ड करने का प्रोसेस शुरू नहीं किया, तो पेनल्टी नहीं लगती है? ये तो सजेशन दिया जाता है कि जिस दिन हमने रिक्वेस्ट लगाई है उसके 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग होल्ड करने का प्रोसेस शुरू कर दो। लेकिन जिस दिन हमने रिक्वेस्ट लगाई उसके 45 दिन के अंदर अंदर, उसके 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग हो ही जानी चाहिए। एक चीज आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए अगर मेंबर्स ने रिक्वेस्ट लगाई, तो जिस दिन रिक्वेस्ट लगाई उसके 45 दिन के अंदर अंदर
कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है क्योंकि मेंबर्स ने रिक्वेस्ट लगाई। अगर 45 दिन एक्सपायर हो गए, 45 डेज अगर एक्सपायर हो गए और कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं करी, तो 46 डे से 46वें दिन से वो जो रिक्विजनिस्ट हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी, वो लोग खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड कर लेंगे। स्टूडेंट बोलता है अब आया समझ में। आप बोल रहे हो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंपनी होल्ड कर सकती है या फिर कंपनी के जो लोग हैं वो रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। कितने लगाएंगे? 10% जिन्होंने होल्ड किया शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट का। फिर आप बोल रहे हो जिस दिन कंपनी के पास रिक्वेस्ट लगी उसके 45 दिन के अंदर कंपनी को मीटिंग होल्ड करनी है, नहीं करी तो जो रिक्विजनिस्ट हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी उनके पास में 46 डे से खुद के पास में पावर आ जाती है कि वो लोग मीटिंग होल्ड कर लें। उनको कितने टाइम के अंदर होल्ड करनी है? अगर प्रैक्टिकल सेंस में मैं बात करूं तो उनको 45 दिन में होल्ड करनी है। लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लॉ में पता है क्या लिखा है? लॉ में लिखा है जिस दिन उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी वहां से 3 महीने के अंदर अंदर। रिक्वेजनिस्ट कब से खुद मीटिंग होल्ड कर सकते हैं? 46 डे से। कब तक होल्ड करनी है? जब 3 महीने एक्सपायर हो रहे हैं तब तक, उसके बाद नहीं। 3 महीने कब से? जब से रिक्वेस्ट लगाई थी तब से, मतलब टोटल 90 दिन है। उसमें से 45 दिन तो बोर्ड को मिल गए। बोर्ड ने होल्ड नहीं करे तो देखा जाए तो नेक्स्ट बचे 45 दिन उस रिक्विजनिस्ट को दिए जा रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? और मीटिंग उसी तरीके से करी जाएगी, मीटिंग उसी तरह से करी जाएगी जिस तरह से कंपनी करती, नोटिस देना, पूरा अरेंजमेंट करना। तो इस बंदे ने पूछा, बोला एक बात बताओ, आप बोल रहे हो 45 डेज में अगर कंपनी ने मीटिंग नहीं करी तो हम लोग खुद कर लेंगे, उसी तरह से करेंगे जैसे एक्चुअली में होनी चाहिए, तो इसमें तो खर्चा होगा। इसमें तो पैसा खर्च होगा, वो कौन बेयर करेगा? बोले देखो ये गलती डायरेक्टर्स की है। डायरेक्टर्स को 45 दिन में मीटिंग कर लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं करी, ये गलती डायरेक्टर्स की है। तो डायरेक्टर्स को जो रेमुनरेशन मिलती है, सैलरी, उनकी सैलरी में से ये पैसा डिडक्ट होगा। बच्चों ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूरा स्टोरी फॉर्म में बता दिया। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, बस फर्क कितना आ जाता है, थोड़ा लीगल लैंग्वेज में है। लेकिन अब हमने जब एग्जाम्पल एक बार पढ़ लिया अपने सिंपल देसी लैंग्वेज में, तो अब आप जब इस लीगल लैंग्वेज को पढ़ोगे कि 21 दिन के अंदर उन्हें प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन 45 दिन के अंदर हो ही जानी चाहिए। अगर 45 डेज में नहीं हुई तो रिक्विजनिस्ट खुद होल्ड करेंगे और 3 महीने के अंदर होल्ड कर लेंगे, और जो भी पैसा खर्चा होगा वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रेम्युनरेशन में से डिडक्ट किया जाएगा। अब आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। स्टूडेंट बोलता है सर अब मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां तक हमने एनुअल जनरल मीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब आप देखोगे तो हम लोगों ने अभी तक सेक्शन 96 पढ़ लिया, 97 पढ़ लिया, 98 का ब्रीफ मैंने बताया, 99 पढ़ लिया और सेक्शन 100, ये हम लोगों ने 5 सेक्शन आपके कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 101 के ऊपर, जो कि बात करता है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के बारे में। ये क्या बोलता है जल्दी से देखिएगा। मैंने अभी अभी आपको बोला, चाहे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है चाहे से एनुअल जनरल मीटिंग है, दोनों का ही नोटिस मेंबर्स को दिया जाता है। कितने दिन पहले? एटलीस्ट क्लियर 21 डेज बिफोर दिया जाता है। याद रखिएगा एनुअल जनरल मीटिंग का जब नोटिस जाएगा उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए एजीएम। जनरल मीटिंग के नोटिस पे आप ईजीएम लिख दो चाहे जीएम लिख दो चलता है, यहां पर एजीएम लिखना जरूरी है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस जाता है, ओ सॉरी, जनरल मीटिंग चाहे सेक्शन 101 में जो नोटिस जाता है 21 दिन पहले जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी ये बोले कि यार मैटर बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है और हमारे पास में इतना समय नहीं है,
कि हम पहले 21 दिन का नोटिस मेंबर्स को दें, फिर वेट करें, फिर मीटिंग होल्ड करें, इतना समय नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग करनी है। हाँ, तो आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग दे सकते हो, 21 दिन से कम का नोटिस दे सकते हो, लेकिन वो सिर्फ तब दे सकते हो जब 95% ऑफ मेंबर्स अप्रूव कर दें। वो ये बोलें कि ठीक है, आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग देके, नोटिस देके मीटिंग होल्ड करना चाहते हो, हम समझ रहे हैं आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो, आप हमसे पूछ कर ऐसा कर रहे हो, तो ठीक है, वैलिड है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है, एटलीस्ट केला 21 डेज बिफोर, लेकिन क्या इसका एक्सेप्शन है? हाँ सर, शॉर्टर नोटिस पे दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। और कितने की अप्रूवल लेनी पड़ती है? 95% ऑफ द मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। क्लियर है ये चीज यहां तक? चाहे से एजीएम का केस है, चाहे से ईजीएम का केस है, आपके मॉड्यूल में देखोगे ना, या लॉ में अगर आप देखोगे बेयर एक्ट में, तो इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके बताया है कि 95% ऑफ, आप इतना सा याद रखो बिल्कुल कि 95% अगर अप्रूवल आ गई तो शॉर्टर नोटिस दिया जा सकता है और मीटिंग होल्ड करी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। मीटिंग के अंदर क्या क्या आता है? मीटिंग के अंदर भाई डेट आती है, डे आती है, प्लेस आती है, ये सब कुछ आता है। आ रही है मेरी बात समझ में? ये सब कुछ आता है। अब एक बात, ये नोटिस दिया किस किस को जाता है? कंपनी के सभी मेंबर्स को। अगर कोई मेंबर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, कंपनी के डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को, इन सबको दिया जाता है। अब एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, अब एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूं। मीटिंग इनवैलिड कब मानी जाएगी? मीटिंग इनवैलिड कब मानी जाएगी? एक तो मानी जाएगी जब इम्प्रॉपर नोटिस दिया गया। ये आपके कोर्स में नहीं लिखा हुआ है, पर ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है। इम्प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है? कि मीटिंग के अंदर एजेंडा सही से नहीं बताया, मतलब नोटिस के अंदर एजेंडा नहीं बताया। आज मेंबर्स को एडवांस में नोटिस क्यों दे रहे हो? ठीक है, ये बताने के लिए दे रहे हो कि कौन से दिन कौन सी जगह पे मीटिंग होगी, इसलिए भी तो दे रहे हो ना कि वो एजेंडा पढ़े और वो ये समझे कि कंपनी मीटिंग क्यों कर रही है, मुझे क्यों बुला रही है, और मेरे से वोट चाहती है कि मैं फेवर में अगेंस्ट में वोट दूं। मैं फेवर या अगेंस्ट में वोट तभी दे पाऊंगा ना जब मैटर मुझे समझ में आएगा। मैटर समझ में ही नहीं आएगा, या मुझे मैटर के बारे में पता ही नहीं होगा और मैं अचानक से मीटिंग में चला जाऊं, तो कैसे वोट दूंगा? पहले मैं अपनी एक सोच बनाऊंगा ना। इसीलिए एजेंडा लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखा, डे डेट टाइम प्लेस एजेंडा, तो इम्प्रॉपर नोटिस है और मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। इस बात को देखो, यहां इस एग्जाम्पल से समझा हुआ है, अपन ने क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि अगर 21 दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया तो इम्प्रॉपर नोटिस हो जाता है, मीटिंग इनवैलिड हो जाती है। लेकिन एक दूसरा केस आता है, दूसरा केस आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मीटिंग का नोटिस मेंबर को नहीं मिला, अगर इंटेंशन जानबूझ के ऐसा था, इंटेंशन था कि मेंबर को जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं भेजा जाए, या पर्टिकुलर किसी मेंबर को, बाकी सबको तो भेजा, पर्टिकुलर मेंबर को जानबूझ के जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं भेजा जा रहा है, तो यह गलत बात है और मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर मेंबर के पास में नोटिस नहीं पहुंचा एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मतलब बाकी सब कंपनी के मेंबर्स के पास नोटिस पहुंचा, किसी एक आध के पास नहीं पहुंचा, गलती से, इंटेंशन नहीं था, बाई चांस गलती से नहीं पहुंचा, तो मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। आपके आपके कोर्स में सिर्फ एक छोटी, इतना जो मैंने समझाया डिटेल में उतना नहीं, आपके कोर्स में, आपके कोर्स में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर जनरल मीटिंग का नोटिस एक्सीडेंटली किसी मेंबर के पास नहीं पहुंचता है तो उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड नहीं होती है, सिर्फ इतना लिखा है। वो तो आपको समझ में आ गया। इस बात का देखो, मैंने यहां पे एग्जाम्पल भी क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि राजपाल यादव कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है,
इसको ड्यूटी दी गई थी कि तुम जनरल मीटिंग का नोटिस सबके पास भेजोगे, इसने सभी मेंबर्स को दिया, लेकिन गब्बर सिंह वो भी कंपनी का मेंबर है, उसके पास में देना रह गया। उसने बोला राजपाल यादव को, मुझे क्यों नहीं दिया? राजपाल यादव ने बोला, भैया गलती हो गई, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा ऐसा नहीं था, मुझे तुम्हें नहीं देना है, मैं सच में गलती हो गई, एक्सीडेंटली नहीं दे पाया, मैं उसके लिए तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, मेरे ऊपर पेनल्टी लगा लो, मैं पैसा दे दूंगा तुमको, पर मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी ना। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, लेकिन एक क्वेश्चन है, सर ये जो जनरल मीटिंग का नोटिस जा रहा है, ये नोटिस कैसे जाएगा? इस नोटिस को आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, इस नोटिस को चाहो तो हैंड डिलीवरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिकली भी जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जा सकता है। सर अगर इलेक्ट्रॉनिकली जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल 18 अप्लाई होगा। वो क्या बोलता है सर? वो बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, वो बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि जब जनरल मीटिंग का नोटिस आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हो तो आप ईमेल के थ्रू भेजोगे। अब आप चाहो तो ईमेल में टेक्स्ट की तरह लिख दो, कभी मेल किया होगा ना कभी तो आपने, दो ऑप्शन आते हैं मेल में आपको, एक तो मेल के अंदर ही आप खुद टाइप करके लिख रहे हो, या फिर आप अपनी कोई फाइल अटैच करके भेज रहे हो, दोनों ही अलाउड है, कोई सा भी भेज दो। कोई सा भी भेज दो। कौन सी ईमेल आईडी पर भेजोगे? जो मेंबर्स की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो मेंबर्स की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। सर अगर कोई मेंबर है, उसने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है abc@gmail.com, कंपनी के पास में ये ईमेल आईडी दी हुई है उसने, जबकि ये ईमेल आईडी उसकी बंद हो गई, अब वो कोई दूसरी ईमेल आईडी चलाता है, तो भैया कंपनी को सपने थोड़ी आते हैं। मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को आकर अपडेट कराकर जाए, मेरी ये ईमेल आईडी है। कंपनी साल में एक बार मौका भी देती है कि कोई कोई बंदा मेंबर अगर उसकी ईमेल आईडी चेंज हुई है वो बता जाओ हमको। तो इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जा सकता है, ईमेल के थ्रू भेजा जा सकता है, उसमें टेक्स्ट लिख दो या अटैच कर दो। अच्छा बहुत बार क्या होता है, बहुत बार तो पीडीएफ अटैच कर दी या वर्ड फाइल अटैच कर दी, वो तो सिंपल है, लेकिन बहुत बार ऐसी कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया जाता है जिसको अगर आप क्लिक करोगे ना तो उसकी लैंग्वेज अलग है, या वो डिकोडेड फॉर्म में है, या वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी साथ में दे दो। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है ईमेल के अंदर हम जो अटैच करते हैं ना या टेक्स्ट लिखते हैं, वो डायरेक्टली नोटिस नहीं देते, बल्कि क्या होता है, सपोज करो एक कंपनी है, उसकी ये वेबसाइट है, उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर कहीं पर उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर कहीं पर अपना नोटिस डाला हुआ है, वेबसाइट पर डाला हुआ है, और वो जो मेल भेज रही है उसमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिख के भेज रही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पता हुआ ना यूआरएल। आप जब गूगल पे जाओगे, एक तो यहाँ पे गूगल सर्च करते हो और एक ऊपर यूआरएल आता है, डायरेक्टली उसमें लिख दो। मैं यूआरएल की बात कर रहा हूँ, यूआरएल की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बार क्या होता है, कंपनी जो है ना वो यूआरएल दे देती है, बंदा उस पर लिंक या यूआरएल दे दिया या लिंक दे दिया, बंदा उस पर क्लिक करता है, कंपनी की वेबसाइट पे पहुंच जाता है। अब कंपनी की वेबसाइट इतनी भारी भरकम है ना और भरी पड़ी है, बंदे को समझ में ही नहीं आ रहा है नोटिस कहां पर है। तो भैया अगर ऐसा कुछ कर रहे हो ना तो इंस्ट्रक्शन भी भेजो साथ में, कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहां पहुंचोगे, वहां पे राइट साइड में नीचे जाओगे तो फलानी जगह क्लिक करना, फलाने पे फलाना जाओगे, यहां जाके नोटिस मिलेगा। ऐसा एक चीज का बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कंपनी जब ये नोटिस भेजेगी इलेक्ट्रॉनिकली तो कंपनी के पास में ऐसा सिस्टम होना जरूरी है कि कंपनी के पास में रिकॉर्ड रहे पूरा, कि किस किस को कितनी तारीख को कितने बजे मेल भेजा। कल को कोई मेंबर आया, बोला मुझे तो नोटिस आया ही नहीं, तो कंपनी प्रूव तो कर सके ना एटलीस्ट, ये देखो हमने आपके लिए मेल किया था, रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। उसके लिए कंपनी क्या करती है, बल्क फैसिलिटी ले लेती है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको ना ऐसे कॉर्पोरेट ईमेल्स बेचते हैं, वो बोलते हैं आप हमारे अकाउंट बना लो, हम आपको ईमेल का वो दे देंगे, आप एक ही बार में हजारों लोगों को मेल भेज दोगे, उसका बल्क फैसिलिटी का यूज ले लेती है। एक चीज याद रखिएगा, कंपनी ने एक बार मेल भेज दिया, ईमेल कर दिया, उसके बाद आप तक वो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होती है। कंपनी का काम खत्म हो जाता है जब कंपनी ईमेल भेज देती है, नहीं पहुंच रहा है तो वो हो सकता है इंटरनेट वाले का या किसी और का प्रॉब्लम है, आप उससे जाकर लड़ लो। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को यहां तक
ये पूरी तरीके से, ये जो पूरी मैंने आपको बात बताई, ये एक एक चीज यहां पर क्लियरली लिखी हुई है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 96 से लेकर और सेक्शन 101 तक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी अभी तक। अब देखिए, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, हम जब भी बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में, हम जब भी बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में, तो आपके माइंड में दो क्वेश्चन आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन आने चाहिए आपके माइंड में। जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए वो पहला ये है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आखिर क्या होता है। व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पर जो इससे भी ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इससे भी ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, वो ये है, व्हाई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? जब भी कंपनी जनरल मीटिंग का नोटिस देती है, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग का या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, तो कंपनी उस नोटिस के साथ में एक स्टेटमेंट अटैच कर देती है, एक स्टेटमेंट अटैच कर देती है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप एक बात बताइए मुझे, एक बात, बहुत जरूरी बात बताइएगा। आप कंपनी के मेंबर हैं और आप घर पे बैठे हुए हैं और आपके पास में कंपनी का नोटिस आता है। आप कंपनी के मेंबर हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं और आपके पास में कंपनी का नोटिस आता है, और उस नोटिस के अंदर सिर्फ एजेंडा लिखा हुआ है। कंपनी इस पर वोट चाहती है, इस पर एक एक छोटी छोटी लाइन का बस एजेंडा लिखा है कि इस इन मैटर्स के ऊपर मीटिंग में वोट होगी। अब मेंबर ने सिर्फ उस नोटिस के एजेंडा को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी किसी बैंक के अंदर नया अकाउंट ओपन करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? कंपनी बायबैक करना चाहती है। क्यों? वजह क्या है? आज मैं कंपनी का मेंबर हूं, मेरे पास में नोटिस आया, उसमें लिखा हुआ है कंपनी बायबैक करना चाहती है, मुझे वोट देनी है। मैं पूछ रहा हूं, क्यों करना चाहती है कंपनी बायबैक? रीजन क्या है, वजह क्या है? जब तक मुझे उस नेसेसिटी नहीं बताई जाएगी, जब तक मुझे उस ट्रांजैक्शन की, उस मैटर की नेसेसिटी, जरूरत नहीं बताई जाएगी कि कंपनी आखिर इस चीज के ऊपर वोट क्यों कराना चाहती है, कंपनी बायबैक क्यों करना चाहती है, करने से कंपनी का क्या फायदा है, ना करने से क्या नुकसान है, जब तक मुझे उसकी पूरी नेसेसिटी नहीं बताई जाएगी, क्या मैं मीटिंग में जाकर उस मैटर पे वोट अच्छे से दे पाऊंगा? मेंबर नहीं दे पाएगा वोट। उसको जानना है कि आखिर वो मैटर, वो एजेंडा, वो ट्रांजैक्शन जो नोटिस में लिखा है, उसमें नोटिस में तो बस इतना सा लिख दिया कंपनी ऐसा करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, क्या वजह है, क्या नेसेसिटी है, क्या फायदा है, क्या लॉस है, ये बताने के लिए कंपनी अपने नोटिस के साथ में एक स्टेटमेंट अटैच करती है, जिसे बोला जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा। अभी तक तो मैंने आपको यह बताया कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट बता दिया, क्यों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यह है शिखर धवन और यह है राहुल द्रविड़। एक बार शिखर धवन ने राहुल द्रविड़ से बोला, बोला राहुल भाई मेरे दिमाग में कुछ सवाल है, उनके जवाब दो। राहुल द्रविड़ बोला, बोला पूछो धवन क्या बात है। बोला मैंने सुना है कि इंडिया की सभी कंपनीज को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करनी जरूरी होती है। मतलब इंडिया की सभी कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग कर रही है हर साल। तो क्या उन सब कंपनीज के अंदर जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, उन एनुअल जनरल मीटिंग में सेम मैटर डिस्कस होता है? इंडिया के अंदर सपोज करो 5,000 कंपनीज है एग्जाम्पल के तौर पे,
5,000 की 5,000 कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रही हैं। क्या उन सभी कंपनीज की सभी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सेम टाइप ऑफ मैटर डिस्कस होता है? राहुल द्रविड़ बोला हाँ, 4 ऐसे मैटर हैं जो कि हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस होते ही होते हैं, और उनको बोला जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। कि ये तो ऑर्डिनरी सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। मतलब आज अगर आप कंपनी के मेंबर हो और आप अपने घर पे बैठे हुए हो, और सपोज करो आपके घर पे नोटिस आया, और वो आपके रिलेटिव ने अटेंड किया, आपके भैया ने नोटिस लिया, तो आपके पापा मम्मी भैया जिसने भी नोटिस लिया वो आपसे क्या बोलेगा? बोले यार तेरा नोटिस आया है फलानी कंपनी से। आप बोलोगे एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस है क्या? वो बोलेंगे हाँ एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस है। आप बोलोगे मेरे को मालूम है एजीएम में कंपनी क्या डिस्कस करने वाली है। 4 ऐसे मैटर हैं जो मेरे को पता है एजीएम में डिस्कस होंगे ही होंगे, कोई नई बात नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। इंडिया की सभी कंपनीज की सब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस हो रहा है। क्या अब आपको यह जानना जरूरी है कि कंपनी उन 4 में से जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, जैसे जैसे कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर है, क्या उसको हटा के कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है? क्या ऑडिटर है उसको हटा के नया अपॉइंट किया जा रहा है? क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है? और कंपनी के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, उसे अप्रूव कर दो। ये 4 ऐसे मैटर हैं जो हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस होते हैं। क्या आपको इसकी नेसेसिटी जाननी है? आप बोलोगे नहीं जाननी है, तो डेली की बात है, ये तो हर साल की बात है। हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग में ये मैटर डिस्कस होते हैं। मेरे को मालूम है क्यों डिस्कस होते हैं। इनकी नेसेसिटी समझाने के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अगर सिर्फ ये 4 मैटर डिस्कस हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, अब सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक रिलायंस कंपनी है और एक टाटा कंपनी है। रिलायंस कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर रही है, टाटा कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर रही है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो रिलायंस कंपनी है वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में सिर्फ 4 बिजनेस ही डिस्कस करेगी, ऑर्डिनरी बिजनेस, ओनली ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्पेशल मैटर की नेसेसिटी एक्सप्लेन करता है। ऐसा मैटर जो उस मेंबर के लिए नया है कि यार कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है, ये तो कुछ नई बात कर रही है कंपनी। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाता, ऑर्डिनरी बिजनेस है। लेकिन अगर टाटा कंपनी एजीएम कर रही, उसमें वो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस तो डिस्कस करेगी, तो नए स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस करेगी, जो हर कंपनी अपनी एजीएम में नहीं करती, सिर्फ टाटा कर रही है। तो इन 2 स्पेशल बिजनेस के लिए नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाना जरूरी है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में जाता है, स्पेशल मैटर की नेसेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर 4 ऐसे मैटर होते हैं जो ऑर्डिनरी होते हैं, हर एजीएम में होते हैं, उनके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाता। उन 4 के अलावा एजीएम में अगर कोई भी मैटर डिस्कस हो रहा है, उसे बोला जाता है स्पेशल मैटर। लेकिन वहीं पे धवन ने एक बात और पूछी। धवन ने ये बोला, बोला देखो एजीएम करना तो हर कंपनी को जरूरी है, लेकिन राहुल भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करना जरूरी नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो तब करी जाती है जब कंपनी में कोई स्पेशल मैटर है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर तो यह बात निश्चित है, तय है, पक्की है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मैटर डिस्कस होता है, इसीलिए ईजीएम करी जाती है, अदरवाइज करी क्यों जाएगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता ही जाता है, कंपलसरी है। लेकिन एजीएम के नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब जाएगा? जब ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस हो रहा है तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यह बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई, आपने ये सब एक एक चीज यहां पर लिखी हुई है, आपने ये भी लिखा हुआ है एक्स एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इन 4 के अलावा बाकी स्पेशल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सब कुछ स्पेशल होता है। फिर आपने ये एक एक चीज कहानी के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां तक बताई है, हमें समझ में आ
एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है। सपोज करिए एक कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी। सपोज करिए एक्स वाई जेड कंपनी एक जनरल मीटिंग होल्ड कर रही है। जनरल मीटिंग में वो ये डिस्कस करेगी कि क्या उसे टाटा कंपनी के साथ में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस एक्सवाईजेड कंपनी के डायरेक्टर जो है, एक्सवाईजेड कंपनी का कोई डायरेक्टर है या कोई की मैनेजरियल पर्सोनेल है, डायरेक्टर हो गया, सीए सी एस सी एम ए हो गया, मैनेजर हो गया, सीईओ सीएफओ हो गया, डायरेक्टर या केएमपी है। उसने इस टाटा कंपनी के उसने इस टाटा कंपनी के 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करे, तो ये स्पेशल मैटर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपकी कंपनी का डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सोनेल आप जिस पार्टी के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए वोटिंग कराना चाहते हैं, आपका डायरेक्टर या केएमपी उस कंपनी के 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है। क्या ये बात कंपनी के मेंबर्स को नहीं पता होनी चाहिए? मेंबर्स को पता होना चाहिए ना कि भाई साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या हम टाटा कंपनी के साथ बिजनेस करें। कल को हम हमारी तरफ से डायरेक्टर को भेजेंगे इसके पास बिजनेस करने को, वो डायरेक्टर जिसने इसके 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करे। ये बात मेंबर्स को पता होनी चाहिए, तभी जाकर वो फ्रीली वोट दे पाए। ये स्पेशल मैटर होता है, इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाना जरूरी होता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात मक्खन की तरह समझ में आती है, यहां तक की बात सर मेरे को 100% तरीके से क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है कोरम फॉर द मीटिंग। कोरम क्या होता है? कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट ऑफ मेंबर्स, कि इतने मेंबर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप एक एग्जांपल समझिएगा। आज से कुछ साल पहले मेरे पास में एक इंस्टीट्यूट वाले आए, सक्सेस कोचिंग क्लासेस। वो मेरे पास में आए और उन्होंने बोला सर सीएमए इंटर का लॉ का बैच स्टार्ट करना है। मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। मोहित बंसल ने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बोला सर क्यों नहीं कर पाओगे? मैंने कहा सर मैं 5 से नीचे बच्चों का बैच नहीं स्टार्ट करता। आप कुछ भी अमाउंट ले लो, 5, 50, 250, 5,000, 5 लाख, इतने लोग इतने बच्चे होंगे क्लास में तो ही मैं क्लास लेता हूं। इससे कम अगर बच्चे हैं तो मैं क्लास नहीं लेता, मैं बैच शुरू नहीं करता। मतलब वो मेरी क्या हो गई? कॉरम हो गई। इसी तरह से सेक्शन 103 ये बोलता है, 103 ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी जनरल मीटिंग होल्ड कर रही है तो इतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब इतने मेंबर्स तो मीटिंग में आने ही चाहिए, वो तभी जाकर मीटिंग वैलिडली स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, चालू नहीं होगी। मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ मीटिंग वैलिडली, लीगल तरीके से। स्टूडेंट बोलता है कॉरम क्या होता है? मेरे को यह समझ में आ गया। कॉरम क्या होता है मुझे यह समझ में आ गया। अब बताओ आखिर कितनी होती है कॉरम? पहले मैं आपको पब्लिक कंपनी के लिए बताऊंगा, फिर मैं आपको प्राइवेट कंपनी के लिए बताऊंगा। पहले पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके अंदर 1,000 से ज्यादा टोटल मेंबर्स नहीं है, तो उसकी क्वारम कितनी होगी? कम से कम 5 मेंबर एटलीस्ट। अगर आपकी ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर 1,000 से ज्यादा मेंबर है लेकिन 5,000 से ज्यादा नहीं है, तो आपकी क्वारम कितनी होगी? 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर आपकी ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर 5,000 से ज्यादा मेंबर है, तो क्वारम कितनी होगी? 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? अब आता है प्राइवेट कंपनी की क्वारम कितनी है? 2 मेंबर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। 2 मेंबर। सर क्या क्वारम के अंदर, आज सपोज करिए एक कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी है,
और उसके अंदर 4730 मेंबर है टोटल, तो कॉरम कितनी होनी चाहिए? 15 मेंबर। अब सर सपोज करो 13 मेंबर जो हैं वो तो ओरिजिनल मेंबर आ गए, लेकिन दो जो हैं वो ओरिजिनल मेंबर नहीं आए। ओरिजिनल मेंबर ने अपने बिहाफ पे किसी और को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया कि तुम चले जाओ, प्रॉक्सी लगा दी। तो याद रखिएगा, प्रॉक्सी को कॉरम में काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मेंबर को काउंट किया जाता है। तो देखा जाए तो यहां पर 15 मेंबर होने चाहिए, सिर्फ 13 है, उन दो को कॉरम में काउंट नहीं किया जाएगा, मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को एक एक बात यहां तक समझ में आ गई, लेकिन सर एक चीज बताओ, अगर कोई कंपनी है, आपने बोला अगर पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 1000 मेंबर्स हैं, 1000 से ज्यादा नहीं है तो 5 मेंबर, 1000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा नहीं है 15, 5000 से ज्यादा है तो 30। अगर कोई कंपनी जिसके अंदर 5000 से ज्यादा मेंबर है, लॉ के हिसाब से तो 30 होनी चाहिए कॉरम, कम से कम एटलीस्ट 30 लोग। लेकिन उस कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया मेरे यहां पर तो 50 लोगों को कॉरम माना जाएगा। सही है, करेक्ट। कंपनी अगर चाहे तो इस लिमिट से ज्यादा की कॉरम रख सकती है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, कंपनी के अंदर मेंबर्स कितने हैं? सर 5000 से ज्यादा। कॉरम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30। कंपनी ने एओए में कितना लिख रखा है कि मेरे यहां पर 50 मेंबर की कॉरम होगी। तो अगर 50 की कॉरम है तो क्या उसमें 30 वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। तो लॉ वायलेट कहां हो रहा है? दिक्कत कहां आती? दिक्कत वहां आती जब कंपनी ये जो लिमिट दी है 5 15 30 की, उससे कम की कॉरम डिसाइड करती। कंपनी बोलती कि चाहे से लॉ बोलता है सेक्शन 103 30 मेंबर की कॉरम होनी चाहिए अगर मेंबर 5000 से ज्यादा है, मैं बोलता हूं सिर्फ 15 से काम चल जाएगा। नहीं, गलत है। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस लिमिट से ज्यादा डिसाइड कर सकते हैं, इससे कम डिसाइड नहीं कर सकते। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आती है कहानी। तो मेरे को यह समझ में आ गया सेक्शन 103 के हिसाब से कि कॉरम क्या होती है और कितनी होती है। मेरे को यह समझ में आ गया कॉरम क्या होती है और कितनी होती है। अब बड़े इंपॉर्टेंट बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ये कॉरम से ही रिलेटेड है, सेक्शन 103 सबसेक्शन 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कहानी सुनिए, बड़े मजा आएगा। ये है राजपाल यादव। ये एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी है। और ये है मामा ठाकुर। कौन है? मामा ठाकुर। इनको कंपनी लॉ के बारे में काफी नॉलेज है। राजपाल यादव की कंपनी ने जनरल मीटिंग का नोटिस दिया और जनरल मीटिंग बुलाई। अब बड़े ध्यान से सुनो। राजपाल यादव टेंशन में है, उन्होंने मामा ठाकुर को फोन किया और फोन पर क्या पूछ रहे हैं? बोल रहे हैं मामा ठाकुर आज 1 अगस्त है, सपोज करो आज 1 अगस्त 2021 है, फ्राइडे का दिन है। बोला आज के दिन हमारी जनरल मीटिंग होल्ड होनी है, 9 बजे का टाइम दिया गया है मीटिंग का, 9:15 हो चुके हैं, 9:15 हो चुके हैं। क्या बोल रहे हैं राजपाल यादव कि 9 बजे की मीटिंग है, हमारे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जनरल मीटिंग रखी गई है 1 अगस्त को, 15 मिनट निकल गए, 9:15 हो गए, कॉरम प्रेजेंट नहीं हुई। मामा ठाकुर बोले सुनो लॉ क्या बोलता है। लॉ ये बोलता है कि कंपनी ने जो टाइम डिसाइड किया 9 बजे, तब से उसे आधे घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, 9:30 बजे तक 30 मिनट्स का इंतजार करना पड़ेगा। आधे मतलब जो टाइम रखा है मीटिंग का उसके आधे घंटे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आधे घंटे के अंदर कॉरम प्रेजेंट हो जाए। तो अभी राजपाल तुम आधे घंटे का इंतजार करो, अभी सिर्फ 15 मिनट हुई है। राजपाल बोला, सपोज करो मैंने आधे घंटे का इंतजार किया, सपोज करो 9:30 बज गए, आधा घंटा निकल गया, 30 मिनट्स निकल गए।
फिर भी कॉरम नहीं आई तो बोला तो तुम मीटिंग नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी जो ओरिजिनल मीटिंग है वो नहीं हो पाएगी, बल्कि वो एडजर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न का मतलब आगे खिसक जाएगी। बोला कब, कब तक के लिए आगे खिसक जाएगी? बोला नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, सेम डे। तो आज 1 अगस्त को हो रही है तो नेक्स्ट वीक 8 अगस्त को। सेम डे का मतलब आज फ्राइडे को हो रही है तो नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को। सेम टाइम, आज अगर 9 बजे हो रही है तो नेक्स्ट वीक के फ्राइडे के सुबह 9 बजे। और जिस प्लेस पर हो रही है, मतलब एडजन जब होती है ना मीटिंग, तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, आज जिस जगह पे जिस टाइम पे हो रही है, नेक्स्ट वीक के अंदर भी उसी जगह पर उसी टाइम पर होगी। राजपाल बोला अच्छा अच्छा अच्छा, अब आया समझ में। मतलब अगर आधे घंटे के अंदर अंदर, 30 मिनट्स के अंदर अंदर कॉरम प्रेजेंट नहीं होती तो ओरिजिनल मीटिंग एडजर्न हो जाती है फॉर नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। बोले इस एडजर्न मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा? राजपाल ने बोला एडजर्न मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा, जैसे ओरिजिनल का नोटिस हमने दिया था। मामा ठाकुर बोले एडजर्न मीटिंग का नोटिस कभी नहीं देना पड़ता है। एडजर्न मीटिंग का नोटिस कभी भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि मीटिंग एडजर्न हो गई। ये अंडरस्टूड है सबको, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। एडजर्न मीटिंग का नोटिस कब देना पड़ता है वो बात करेंगे। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एडजर्न मीटिंग का नोटिस भी देना पड़ता है, एक्सेप्शन है। अदरवाइज नॉर्मली एडजर्न मीटिंग का नोटिस नहीं देना पड़ता है। राजपाल बोला, बोला मामा ठाकुर आज 8 अगस्त है, आज के दिन के लिए एडजर्न हुई थी ना। अब 9:15 हो गए, 15 मिनट निकल गई, आज भी कॉरम नहीं आई। बोले आधे घंटे वेट करो। जैसे ओरिजिनल मीटिंग में तुमने आधे घंटे वेट किया था, एडजर्न मीटिंग के अंदर भी आधे घंटे वेट करो। बोला आधे घंटे निकल गए अब भी नहीं आई। बोला जितने लोग आए, चाहे से 2 मेंबर आए चाहे से 3 मेंबर आए, उन्हीं को कॉरम मानो और मीटिंग स्टार्ट कर दो। तो क्या समझ में आई यहां तक की बात? यहां तक की बात आपको यह समझ में आई प्यारे बच्चों, यहां तक की बात आपको यह समझ में आई कि अगर कॉरम आधे घंटे में प्रेजेंट नहीं होती तो ओरिजिनल मीटिंग एडजर्न हो जाती है, और एडजर्न मीटिंग के अंदर भी आधे घंटे में कॉरम प्रेजेंट नहीं है तो जितने लोग आए उसी को कॉरम मान के मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसी को कॉरम मान के मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सर एक चीज बताओ, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। अगर सपोज करो मेंबर्स ने खुद ने रिक्वेस्ट करी थी कंपनी से कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, कंपनी नहीं बुलाना चाहती थी, कंपनी का कभी ये मन था ही नहीं, कंपनी का कभी भी ये मन था ही नहीं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाए। लेकिन कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करी, मतलब मेंबर्स ने कंपनी से रिक्वेस्ट करा, इसलिए कंपनी ने मीटिंग बुलाई और कॉरम प्रेजेंट नहीं हुई। तो जैसे ओरिजिनल मीटिंग एडजर्न हो रही थी ना, अगर कोई मीटिंग रिक्विजनिस्ट के बोलने पर बुलाई गई है वो एडजर्न नहीं होती, वो कैंसिल होती है सीधी। कंपनी बोलती है भाई एक बात बताओ, तुमने रिक्वेस्ट लगाई, तुमने बोला मीटिंग होल्ड करो, मैंने मीटिंग के लिए नोटिस भेजा, तुम आ ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ी ना मैं एडजन वेडजन करूं, कैंसिल है, आए क्यों नहीं? तो स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी पूरी तरीके से समझ में आ गई, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो। बोला सर आपने बोला था एडजन मीटिंग का नोटिस नहीं देना पड़ता, नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि यार मीटिंग एडजन हो गई, मतलब नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस के लिए मीटिंग एडजन हुई है। लेकिन सर ऐसी तो कोई सिचुएशन होती होगी ना जिसमें एडजन मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है? हाँ होती है। अगर मीटिंग सिनेडाई एडजन हुई है तो। सिनेडाई का मतलब क्या होता है? नॉट सर्टेन। नॉट सर्टेन का मतलब, मैंने क्या बोला, क्यों नहीं दे रहे हो एडजन मीटिंग का नोटिस? इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि पता है कि
कब के लिए एडजर्न हुई है? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। तो मीटिंग एडजर्न हुई और बंदे ने बोला मीटिंग एडजर्न, तो इसका मतलब नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, नोटिस ही नहीं देना। लेकिन बंदे ने बोला सिनेडाई एडजर्न, इसका मतलब एडजर्न तो हो गई, अब वो एडजर्न मीटिंग कब होगी इसका तय नहीं है। अब वो नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पर नहीं होगी, कब होगी भगवान जाने कब होगी। मेंबर्स को कैसे पता चलेगा एडजर्न मीटिंग कब होगी? दोबारा नोटिस आएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है क्या एडजर्न मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है, तभी देना पड़ता है जब डे में चेंज है, या डेट में चेंज है, या टाइम में चेंज है, या प्लेस में चेंज है, या एजेंडा में चेंज है। इनमें से अगर किसी में चेंज है, मतलब सिनेडाई मीटिंग है, तो ही एडजर्न मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं देना पड़ता। स्टूडेंट बोलता है मेरे को मक्खन की तरह समझ में आता है, यहां तक 1% की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक मुझे सर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये जो पूरा एग्जाम्पल समझाया, इसके थ्रू मेरे को एक एक बात समझ में आ गई, एक एक बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है सेक्शन 104। सेक्शन 104 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 104 ये बोलता है कि जो जनरल मीटिंग हो रही है उसका चेयरपर्सन कौन होगा। जिसका नाम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है वो चेयरपर्सन माना जाता है। देखो एग्जाम्पल से समझो इस बात। ओयो कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग बुलाई, ओयो कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग बुलाई। अब जनरल मीटिंग के अंदर चेयरमैन कौन है ये डिसाइड नहीं है, तो रितेश अग्रवाल इन्होंने पूछा, बोला यार मैंने जनरल मीटिंग बुलवा रहा हूं, चेयरमैन कौन होना चाहिए? तो कंपनी के लोगों ने बोला बोला सर सेक्शन 104 तो ये बोलता है कि चेयरमैन का नाम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो सर आप अपनी कंपनी के एओए को चेक कर लो, जिसका नाम लिखा है वही चेयरमैन बन जाएगा। तो रितेश अग्रवाल ने बोला बोला यार मेरी कंपनी के एओए में नहीं लिखा हुआ चेयरमैन का नाम, लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है। बोला सर अगर नहीं लिखा हुआ है ना, तो कंपनी के अंदर जो मेंबर्स आएंगे उन्हीं में से ही किसी एक मेंबर को आपको चेयरमैन बनाना पड़ेगा। बोला कैसे बनाएंगे? बोला सर जब कंपनी के मीटिंग के अंदर मेंबर्स आ जाएंगे ना, तो आपको किसी का नाम प्रपोज करना पड़ेगा कि इतने जो मेंबर्स हैं इनमें से हम फलाने को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। आप प्रपोज करोगे उसका नाम, और फिर वोटिंग होगी, मेंबर्स वोट देंगे, और अगर वोट उसके फेवर में आ गई तो वो मीटिंग का चेयरपर्सन बन जाएगा। बोला वोटिंग कैसे होगी? बोला सर शो ऑफ हैंड से होगी। मतलब आप क्या करोगे, आप एक बंदे को खड़ा कर दोगे, कंपनी सेक्रेटरी करता है बेसिकली, मेंबर में से जो उनको बेस्ट सुटेबल लगता है उसमें से किसी एक बंदे को खड़ा कर देता है और बोलता है भैया इसको हम चेयरमैन बनाना चाहते हैं, मीटिंग का वोट दो। तो कंपनी सेक्रेटरी बोलता है जो जो लोग फेवर में है वो अपना हाथ उठाएं, तो ऐसे हाथ उठा देते हैं, फिर वो काउंट करके रख लेता है, फिर बोलता है जो जो अगेंस्ट में है वो हाथ उठाए, वो उठा लेता है जो जिनको उठाना है, फिर वो काउंट कर लेता है, और अगर फेवर में ज्यादा आए तो वो बंदा चेयरपर्सन बन जाता है। तो मीटिंग शो ऑफ हैंड के थ्रू होती है। तो रितेश अग्रवाल बोला बोला चलो ठीक है, मान के चलो मिस्टर ए को चेयरमैन बना दिया, मीटिंग चालू हो गई। थोड़ी देर में ऐसे लगा कि मिस्टर ए जो है वो कैपेबल नहीं है चेयरमैन बनने के, या हम उसके काम से खुश नहीं है। हाँ तो उसको हटा दो, उसको हटा दो, किसी दूसरे बंदे को आप प्रपोज करो, फिर वोटिंग कराओ, फेवर में वोट आ गई तो वो बन जाएगा चेयरमैन। बोला हमने बी को बना दिया फिर, लेकिन थोड़ी देर बाद में लगा बी भी सही नहीं है, हाँ तो फिर किसी नए को बना दो, करते रहो ऐसा। एंड में जो बंदा रहा वही चेयरमैन माना जाएगा पूरी मीटिंग का। आपने बी को हटा दिया, सी को हटा दिया, डी को हटा दिया, मान लो ई, ई जो है वो लास्ट में रहा, तो ये पूरी मीटिंग का चेयरमैन माना जाएगा। तो इसको क्या समझ में आया? इसको समझ में आया कि कंपनी के जो मीटिंग हो रही है जनरल मीटिंग, उसका चेयरमैन होना जरूरी है। वैसे चेयरमैन का नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, नहीं लिखा हो तो कंपनी के मेंबर्स के बीच में से किसी को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट कैसे करते हैं? शो ऑफ हैंड के थ्रू वोटिंग होती है, बट अगर वो पसंद नहीं आया तो उसे चेंज करवा सकते हैं।
लेकिन रितेश अग्रवाल ने एक बात पूछी, बोला वोटिंग हमेशा शो ऑफ हैंड से ही होती है? बोला नहीं सर, पोल से भी हो सकती है। ये पोल क्या होता है? बोला सर, पोल का मतलब होता है कि कंपनी दो तीन वॉलेंटियर अपॉइंट करती है, उन वॉलेंटियर को कागज देती है और पेन देती है, पेपर एंड पेन, और जितने भी मेंबर्स जो वोट देने वाले हैं उनके बीच में वो पेपर पेन बांट बांट दिया जाता है। फिर कंपनी सेक्रेटरी बोलता है आप लोग अपनी वोट अपने पेपर पे लिख के और फोल्ड कर दो, किसने क्या वोट दी पता नहीं चलेगा। फिर एक बंदा आएगा बॉक्स लेकर आपके कुर्सियों के पास में, आप उसमें डाल देना, वो बॉक्स ऊपर आ जाएगा, हम स्क्रूटनाइज करेंगे किसके फेवर में कितना आया। बोला सर, इसे बाय पोल बोला जाता है, पेपर के अंदर जब वोट देते हैं। अगर पोल के थ्रू आपने किसी बंदे को चेयरमैन अपॉइंट किया, फिर आप उसे ये बोलो थोड़ी देर बाद मीटिंग में कि इसको हटाना है, फिर नहीं हटेगा। पोल के थ्रू जो चेयरमैन अपॉइंट होता है वो फाइनल रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सपोज करो ये वो है मंच है, यहां पर मेंबर्स बैठे हैं, ये रास्ता है मंच पे जाने का, सीढ़ियां आई है। यहां पर मिस्टर ए का नाम प्रपोज किया, मिस्टर ए खड़ा है, और यहां पर मेंबर्स वोट दे रहे हैं, ये मेंबर्स बैठे हैं। अब मेंबर्स इसको चेयरमैन अपॉइंट नहीं करना चाहते, लेकिन ये सामने खड़ा है और इससे रिलेशनशिप है, बिजनेस। हम इसको नाराज, हम चाहते नहीं है मिस्टर ए चेयरमैन की तरह अपॉइंट हो, लेकिन हम अपनी इंडिपेंडेंट वोटिंग नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि वो मुंह के सामने खड़ा है, हमें मजबूरी में उसके फेवर में वोट देनी पड़ रही है। तो माना जाता है शो ऑफ हैंड से कभी कभी बंदा फ्रीली वोट नहीं दे पाता, इसलिए चेयरमैन अपॉइंट हुआ, अच्छा नहीं लगा, रिमूव कर दो। लेकिन पोल के अंदर जब आपने वोट दी थी, तब तो आपने पेपर पे दी थी, तब तो किसी को पता ही नहीं चला आपने पेपर में क्या वोट दी। तो एक बार पोल के थ्रू जो वोट हो गई वो फाइनल होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, और सर ये बात आपने देखो यहां पर टेबुलर फॉर्म में लिखी भी है, अपनी बुक के अंदर ये बात क्लियरली टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है। अगर शो ऑफ हैंड से अपॉइंट हुआ चेंज हो सकता है, पोल से अपॉइंट हुआ चेंज नहीं हो सकता। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात 100% तरीके से और मजेदार तरीके से समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सेक्शन 96 से लेके और सेक्शन 104 तक पूरा कंप्लीट कर लिया, एक एक चीज डिटेल में पढ़ ली। इससे बाहर एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सेक्शन 105 प्रॉक्सी।